हम्म, तो लास्ट जो था सेशन उसमें एपीआई हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। वो एपीआई बनाया था रोल सेव रोल करके, जिसका एपीआई का एंड पॉइंट था v1/roles, ठीक। और ये पोस्ट मैपिंग एपीआई भी तो था, क्या है? स्लैश एपीआई भी तो था। हाँ, स्लैश एपीआई था, वो जो कि कंटेक्स्ट है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली ये था स्लैश एपीआई स्लैश v1/roles, जिसमें हम लोग बॉडी पास कर रहे थे। ए पवन, हाँ, स्लैश एपीआई और वी1 और क्लास बेसिस जो एंड पॉइंट है ये सारे अलग अलग होते हैं। फिर से बोलो। जैसे स्लैश एपीआई किया, फिर स्लैश वी1 किया, देन हम स्लैश रोल यूजर जो भी हमारा कंट्रोलर बेसिस जो भी हमारा क्लास होता है, उसका जो हम एंड पॉइंट देते हैं वो तीनों ही तीनों अलग होते हैं या तीनों को ही एंड पॉइंट बोलते हैं क्या? मतलब तीनों को अगर ही उन्हें एंड पॉइंट डिफाइन बोलते करना हैं। होगा तो क्या करना नहीं, है? तीनों को एंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। बस वैसा है कि किसी हम एपीआई को एप्लीकेशन लेवल पर कॉमन कर दिए कि सारे एपीआई जो भी बनाए हम पूरे एप्लीकेशन में, ठीक है, सबके पहले स्लैश एपीआई लगा होगा, ठीक। और ये जो v1 है, ठीक है, वो हम कंट्रोलर लेवल पर किए हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। कि हमारा अभी जो रोल स्टेबल है, मतलब रोल जो कंट्रोलर है, ठीक, उस रोल कंट्रोलर में हमारा v1 है। गॉट इट राइट, v1 उस हाँ हाँ। हाँ। और रोल जो है, रोल्स जो है स्लैश रोल्स, वो मेथड लेवल पे है, पोस्ट मैपिंग हो गया वो मेथड लेवल पे है। तो ये पूरे को हम लोग एपीआई एंडपॉइंट बोलते हैं, बट स्कोप अलग अलग है। स्कोप इन द सेम, ये स्लैश एपीआई एप्लीकेशन लेवल पे है, सारे कंट्रोल मतलब सारे जितने भी एपीआई बनेंगे, जितने भी कंट्रोलर बनाओगे, जितनी भी एपीआई बनाओगी, सब में स्लैश एपीआई लगा लगा रहेगा। और ये जो v1 है वो तुम्हारा कंट्रोलर लेवल पे है, कि रिक्वेस्ट मैपिंग उस कंट्रोलर के अंदर, मतलब जो हमारा कंट्रोलर बना ये रोल्स, तो ये मोस्टली इसके अंदर सारे जितने भी, सबका हाँ। कॉमन होगा ना, रिक्वेस्ट मैपिंग जो होगा वो हाँ, सबका अलग अलग होता है या कॉमन होता है? देखो ये अलग अलग होगा, स्लैश रोल्स होगा, ठीक है। फिर दूसरा एपीआई बनाओगी गेट वाला, तो गेट का अलग होगा, ठीक है। मैपिंग जैसा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पर एपीआई, क्योंकि क्लास करेंगे ना सेम एपीआई एंड नहीं, पॉइंट्स दो जो दो। रिक्वेस्ट मैपिंग है ना, जो क्लास लेवल पे हमने हाँ भेजी हाँ है, हाँ। ठीक है, वर्जन, वो सबका मतलब अगर हमारे पास तीन चार कंट्रोलर हुए, ठीक है, तीन सर्विसेज हैं, तीन हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेस्ट कंट्रोलर बनाए, हाँ। तो उन तीनों की रिक्वेस्ट मैपिंग जो होगी एंड रिक्वेस्ट मैपिंग एंड पॉइंट जो होगा वो सिमिलर होगा या फिर सबका अलग अलग होगा? अभी के लिए सिमिलर डिफरेंट होगा। होगा। नहीं नहीं, अभी के लिए सिमिलर होगा। अगर इन केस हम लोग अगर नया वर्जन बनाते हैं, ठीक है, हाँ। तो अलग होगा, फिर एक नया कंट्रोलर बनाना नहीं, पड़ेगा और जैसे ये उसमें। हमारी और तीन सर्विस, अरे नहीं, ये पूछ रही है कि जैसे अभी एक एक हमारे पास है कंट्रोलर, अगर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो गया तो अलग अलग के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट मैपिंग हाँ, होगी या अलग फिर अलग होगा, सिमिलर होगी? अलग अलग होगा, सिम ठीक है। क्योंकि देखो वही यहाँ पूछ रही पर ये रिक्वेस्ट मैपिंग का जो स्कोप है वो इसके लिए ही स्कोप है, इस बाहर स्कोप नहीं जाएगा, दूसरे कंट्रोलर में हाँ, स्कोप उसका तो नहीं वही जाएगा। मैं पूछ रही हाँ वही पूछ रही हूँ। हाँ, तो वो स्कोप यहाँ तक ही रहेगा उसका, ठीक है। और यहाँ पर नहीं, जैसे हाँ अभी देखो, तुमने ये यूजर में तुमने v1 यूजर डाला है, ठीक है, हाँ यूजर कंट्रोलर में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ये यूजर का हुआ, फिर एडमिन का बनेगा, ठीक है, तो एडमिन की जो रिक्वेस्ट मैपिंग का जो रेस्ट होगी वो भी v1 होगी या v1 एडमिन आके आएगा, स्लैश एडमिन आके फिर हम पोस्ट में पोस्ट की हम दूसरे एंड पॉइंट देंगे, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा ही कुछ होगा, कॉमन नहीं होगा, ठीक है। कॉमन नहीं होगा। नहीं, इसका स्कोप यहीं तक है, इसी इसी क्लास तक है इसका स्कोप, इसके बाहर इसका स्कोप नहीं है, ओके। ये बताओ, यूजर कंट्रोलर में तुमने कुछ नहीं? बोलो बोलो। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, नहीं बात नहीं। ओके, तो बाय अभी बाय। देखो अभी क्या है कि ये एपीआई बना, ठीक है। इसका फ्लो हमें एक बार बता देते हैं कैसा फ्लो है। तो रोल्स क्यों बनाए हैं, रोल्स एपीआई क्या है बेसिकली, क्योंकि हमारा अलग अलग रोल्स है हमारा, क्योंकि ये हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है, तो कोई डॉक्टर का रोल होगा, तो कोई पेशेंट होगा, ठीक है, कोई एडमिन होगा, कोई नॉर्मल यूज़र होगा। तो यूज़र बेसिकली नहीं होगा, वो एक पेशेंट वगैरह ही होगा। अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बस यूज़र डाल के रखे हैं, रोल यूज़र ऐसा करके। तो रोल्स जो होंगे वो होंगे पेशेंट, डॉक्टर,
कैशियर मतलब जो रिसेप्शनिस्ट है वो होगा। ऐसे करके अलग अलग रोल्स होंगे और उनका अलग अलग उनको प्रिविलेजेस दिया जाएगा, मतलब उनको अलग अलग एक्सेस दिया जाएगा, और ऑथराइजेशन भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये इस पेज को एक्सेस कर सकता है, ये इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो अभी हम लोग रोल्स बनाए, तो रोल में सेव करने के लिए एपीआई है, जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ पर बॉडी में पास किया था रोल नेम, ठीक, और ये आईडी ऑटो जनरेट होता है डेटाबेस के द्वारा, जेपीए उसको ऑटो जनरेट करता है और रिटर्न करके हमें देता है, ठीक है। तो फ्लो क्या है, तो फ्लो ये है कि पहले आएगा इस कंट्रोलर के पास, यहाँ पर जो भी एपीआई मैपिंग है, पोस्ट मैपिंग है, राइट, सो स्लैश रोल्स के पास आएगा, फिर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद देखिएगा कि सेव रोल में हमारा रोल डीटीओ जो भी हम यहाँ पास कर रहे हैं पोस्टमैन से, राइट, जो भी पोस्टमैन से यहाँ पास किए ये रोल नेम वो इस रोल डीटीओ में कन्वर्ट हो गया जेसन टू जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्प्रिंग बूट ने उसको कन्वर्ट कर दिया। तब इस रोल डीटीओ में हमारे पास आ गया है रोल नेम जो कि रोल डॉक्टर है अभी, ठीक। नाउ फिर हम लोगों ने इस रोल डीटीओ के जो ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी आया, उस बॉडी को हम लोगों ने कॉल किया रोल सर्विस को कि भाई इसको सेव करो डेटाबेस में, ओके। सो ये रोल जो रोल सर्विस है वो लिया रोल डीटीओ का ऑब्जेक्ट, इसने रोल एंटिटी में उसको कन्वर्ट किया, रोल डीटीओ को रोल एंटिटी में, क्योंकि रोल एंटिटी चाहिए रोल रिपोजिटरी को सेव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल जावा ऑब्जेक्ट को सेव नहीं पहले करता है। कंट्रोलर, फिर डीटीओ, फिर सर्विस, फिर रिपोजिटरी। हाँ, फिर रिपोजिटरी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा रिपोजिटरी जो जेपीए है, ठीक है, वो नॉर्मल जावा ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करता है, उसको चाहिए स्पेशल जावा ऑब्जेक्ट विच इज़ बेसिकली द एंटिटी क्लास, ठीक है। और ये जो हमारा रोल डीटीओ वो नॉर्मल जावा प्लेन जावा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम इसको प्लेन जावा ऑब्जेक्ट देते हैं उसको, तो ये काम नहीं करेगा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे एंटिटी वाला ऑब्जेक्ट में जो कि रोल है, ठीक है। तो उसको मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें जो भी वैल्यू आया, अभी सिंगल वैल्यू आ रहा है हमारे पास, रोल नेम आ रहा है क्योंकि आईडी ऑटो जनरेट होगा, ठीक है। तो ये रोल नेम मैंने डाला, फिर इस रोल को दे दिए रिपोजिटरी को, जेपीओ को दे दिए, जेपीओ के पास अवेलेबल होता है मेथड होता है, पहले से ही लिखना नहीं पड़ता, सेव मेथड होता है जो कि रोल एंटिटी लेता है और वो डेटा को सेव कर देता है डेटाबेस में, सेव करते हैं। ठीक है, सेव कर देता है वो। तो बेसिकली वो इंटरनली क्या कर रहा है कि कन्वर्ट कर रहा है वो क्वेरी में, इस लिया ऑब्जेक्ट को और वो क्वेरी बनाया इंसर्ट करने का, इंसर्ट इनटू ये अपना टेबल का नाम रोल, ठीक है, फिर कॉलम नेम और ये आईडी जनरेट किया। अगर हमको ये क्वेरी देखनी हो तो कैसे देखेंगे? क्वेरी जो है वो इंटरनली रिटन है, तो वो देख तो नहीं सकते मे बी, मोस्टली इन लोग अपने क्या बोलते हैं, एक सेकंड, लेट्स सी, डाउनलोड सोर्सेस, ना सेव का मेथड assert no एंटिटी entity manager परमिशन persist कर तो रहे एंटिटी में। ये persist into merge entity, क्वेरी कंसोल पे प्रिंट होती है ना, वो हाँ वो कंसोल पर प्रिंट होती है, वो देख सकती हो, ठीक है, जो भी कोई लिख रहा है, राइट, वो कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। अब इसके इंटरनल जाना पड़ेगा, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन इसके हैं, ठीक है, तब तुम देख सकती हो। बाकी अगर ऐसे देखना हो कि कौन सा क्वेरी एक्चुअल में वो लिख रहा है, तो कंसोल पाता है, जब रन करोगे, राइट, वो पहले से रन कर रहा है, इसको बंद ही नहीं किए थे, नाइस। तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है जेपीए का जो तुमको यहाँ ऐड करना होता है ताकि तुम क्वेरी देख सको, ठीक है, जैसे spring.jpa.sql करके आता है। हाँ वैसा ही कुछ SQL DTL SQL DDL, और इसको ट्रू या फॉल्स कुछ करना पड़ता है, ठीक है, तो ट्रू करोगे तो वो आ जाएगा, वो दिखेगा, सारे क्वेरीज दिखेंगे जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी को बोलना, वो दे देगा तुमको आराम से। अरे मैंने कर रखा है spring.jpa.showSQL। हाँ रुको, हाँ यही है spring.jpa.showSQL इक्वल टू ट्रू, यही है ना। तो ये बेसिकली वो
क्वेरी रन करेगा, मतलब कन्वर्ट करता है एंटिटी टू क्वेरी और डेटाबेस में डेटा को सेव कर देता है। फिर सेव करने के बाद वो सेव्ड रोल एंटिटी रिटर्न करेगा जिसमें आईडी भी होगा, ठीक है। और उस अब क्या है कि हम लोग को एब्स्ट्रैक्शन को मेंटेन करते हुए, ठीक है, हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा रोल जो एंटिटी है उसको रोल DTO में, प्लेन जावा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर बस हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रोल में से निकाल रहे हैं वैल्यूज़ और रोल DTO में डाल दे रहे हैं, और वही रोल DTO को हम लोग वापस रिटर्न कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो रिटर्न टाइप रोल DTO है, ठीक है, उस क्लास का। तो ये वापस चला जाएगा हमारा कंट्रोलर के पास, ओके, ये रोल कंट्रोलर के पास चला जाएगा। तो इसमें हमारे पास सेव्ड वैल्यू आ चुका है जो डेटाबेस में सेव हो चुका है विद द आईडी, और हम लोगों ने फिर रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज किया है। इसका जो स्टेटस स्टैटिक मेथड, क्योंकि इस क्लास नेम से कॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स स्टैटिक, ये स्टेटस जो है वो स्टैटिक मेथड है। तो ये स्टेटस लेता है तुम्हारा कि क्या कौन सा तुमको दिखाना है, एक्सेप्टेड, क्रिएटेड, ठीक है, कोई बैड रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें वो बताता है कि कैसा रिस्पॉन्स है हमारा, ठीक है। जबकि हम लोग क्रिएटेड डालते हैं तब हम लोग जब कुछ चीज़ें सेव कर रहे हैं, ओके, जैसी बात है कि हम लोग कुछ चीज़ें सेव कर रहे हैं तो क्रिएटेड आएगा इसमें, ठीक। और अगर हम लोग को कुछ डेटा को केवल एक्सेप्ट करना हो, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हम लोग, जस्ट केवल मतलब रिक्वेस्ट ले रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो उस केस में केवल होगा एक्सेप्टेड 202, ठीक है। स्टेटस कोड हम लोग देंगे क्या, 202 फॉर एक्सेप्टेड, क्रिएटेड के लिए 201, ठीक है। और 200 हम लोग देंगे तब जब हम लोग कुछ चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अभी गेट करेंगे ना, गेट रोल्स, ठीक है, जितने रोल्स है उसको लेकर के आओ, लिस्ट ऑफ रोल्स। तो गेट रोल में हमारा क्या है कि रिटर्न करे डेटा, तो 200 रिस्पॉन्स, 200 रिस्पॉन्स करेंगे, स्टेटस कोड डालेंगे। ऐसे अलग अलग सिनेरियो में स्टेटस कोड यूज होता है, ओके। 202 क्या था? 202 था एक्सेप्टेड। हम रिस्पॉन्स गेट कर लेते हैं उसका, जो अगर वो सही, और अगर वो एक्सेप्टेड मतलब केवल रिक्वेस्ट, तो नहीं देखो, एक्सेप्टेड का मतलब हुआ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब केवल API से हिट हो रहा है, पर API के थ्रू बैकएंड कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है मुझे, बस वो रिक्वेस्ट ले रहा है, बदले में कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। इसके जब हम लोग डेटा एनालिटिक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं DA, तो DA में क्या होता है कि हम लोग DA में केवल डेटा को पुश कर रहे हैं, राइट, कॉल करके पुश कर रहे हैं DA टीम को। तो उस केस में हम लोग को केवल कॉल करना होता है, रिस्पॉन्स हम लोग नहीं लेते हैं कि हाँ कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, क्योंकि उसका मतलब नहीं है ना, क्योंकि रिस्पॉन्स तो हमको वैसे भी शो करना है नहीं DA के केस में, बस मुझे डेटा को देना है DA डेटा एनालिटिक्स टीम को, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली एक्सेप्टेड करके, कि हाँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया, मेरे पास तुम्हारा रिक्वेस्ट आ चुका है, वैसा, ठीक है। वो वैसा जैसे लॉगिंग करते समय भी हम लोग करते हैं एक्सेप्टेड केस में, अगर कोई थर्ड पार्टी लॉगिंग यूज कर रहे हैं वैसे, तब इस केस में भी हम लोग उसे यूज, ठीक। अब ये क्रिएटेड हो गया 201, ठीक है। यहाँ पर तुम देखोगे आएगा, देखो 201 क्रिएटेड, ठीक, और ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया। तो अब तक का ये कहानी था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब रोल तो सेव कर लिया, अब सेव करेंगे यूज़र, ठीक है। तो अब ये बताओ, अभी 10:46 हो रहा है, यूज़र में टाइम लगेगा, सो उसको आगे करना। अभी कुछ और टॉपिक बता दे एक्सेप्शनल हैंडलिंग का, कि क्या करें, ठीक है बता दो, क्योंकि अगर अभी यूज़र ब्रेक हो जाएगा तो फिर अगली बार समझाना पड़ेगा। हाँ वही, तो अभी फिर ब्रेक होगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि क्या है वन शॉट में जाना चाहिए। तभी एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं, वो कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करना बताता है तुमको, ठीक है, हाउ विल क्रिएट द कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, अब आते हैं रोल सर्विस में। देखो अब ये जो रोल सर्विस है, मान लेते हैं किसी यूज़र ने जो है रोल नेम ही नहीं डाला, करेक्ट, यहाँ पर भेज रहे हैं रोल नेम उसने एम्प्टी डाल दिया, ठीक है, या फिर नल डाल दिया, तो हमारा जो डेटाबेस है वो तो भाई सेव कर देगा अगर वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है तो, ठीक है। और अभी जो हमारा DTO है, ये DTO के अंदर हम लोगों ने रोल नंबर पर कुछ वैलिडेशन लगाया भी नहीं है,
कि नॉट नल वगैरह टाइप का, यूनिक नॉट नल, ऐसा कुछ लगाया नहीं है। ठीक, तो एटलीस्ट ये तो लगा सकते हैं कि हाँ भाई वो नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए, एम्प्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो वो चेक करने के लिए इधर वी कैन अटैच इट ऑन द रोल लेबल, ये रोल के लेवल पर डाल सकते हैं कि हाँ भाई ये अपना, नहीं, ये हमको पता है @ नॉन ठीक है। नल। वो बताओ ना, ऑप्शनल ऑप्शनल क्लास। हाँ हाँ बताते हैं, या फिर यहाँ पर डाल देते हैं यूनिकनेस। ठीक है, कि यूनिक होना चाहिए, राइट। क्या था यार यूनिक का, यूजर 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 मॉडल्स, हाँ यूजर कॉलम यूनिक का, ये रहा। ठीक है, अब देखो ये डालने के बाद भी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को आएगा डेटाबेस का एरर। अगर हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन नहीं लगाते हैं अपने सर्विस लेवल पर यहाँ पर, तो फिर भी अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करने के बाद इस रोल रिपोजिटरी को देते हैं, तो रोल रिपोजिटरी क्या करेगा कि वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि वो ट्राई करेगा कि भाई देखने के लिए यूनिक है कि नहीं है और नॉट नल है कि नहीं है। पर यहाँ इस केस में क्या है कि हम लोगों ने वैलिडेशन नहीं लगाया, डायरेक्टली सेव कर दिया बिना वैलिडेट किए हुए, क्वेरी एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो भाई वो नल मतलब वो एक्सेप्शन देगा और वहाँ कोड फटेगा। तो बेहतर है कि इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट मतलब डेटाबेस के साथ हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करें, वहाँ एरर आए, इससे पहले कि हम पहले ही चेक कर लें, ठीक है, कि हमारा सब कुछ है कि नहीं है। ठीक, तो फायदा क्या हुआ फिर ये करने सेवी का, में अगर ये एक्सेप्शन? देखो फ़ायदा ये हुआ कि इंस्टीड ऑफ डेटाबेस के लेवल पर एरर आएगा, ठीक है, तब फटेगा, उससे पहले ही हम यहाँ पर हैंडल कर लेंगे और बता देंगे यूज़र को एक प्रॉपर मैसेज के साथ, ठीक है, कि भाई तुम्हारा वो तो यहाँ हैंडल कर रहे हैं, बट डीटीओ में जो हैंडल कर रहे हैं उसका क्या फायदा हुआ? डीटीओ में एंटिटी नहीं मॉडल में जो हम डीटीओ हाँ यहाँ पर जो मॉडल हैंडल में कर, नहीं कर रहे हैं, डीटीओ में कर। नहीं ये मॉडल ही है, एंटिटी मॉडल है, है, मॉडल में कर रहे हैं, डीटीओ में क्यों डीटीओ में करेंगे? नहीं कर रहे ना, डीटीओ में ज़रूरत ही नहीं है। ओके, वहाँ तो हम डीटीओ में चेक, नहीं करते हैं क्या? डीटीओ में ये सब नहीं होता ना, एंटिटी नहीं है ना, वो कॉलम कैसे लगाएंगे? ये कॉलम वगैरह अच्छा लगता अच्छा, है फिर जब हमारा क्लास एंटिटी क्लास हो। पवन, डीटीओ जस्ट एक रेप्लिका है ना हमारे मॉडल की, जो डीटीओ इज हमारे जस्ट, एंट्री पर। हाँ डी जस्ट इट्स अ प्लेन जावा ऑब्जेक्ट, बस डेटा को कैरी करेगा, इधर से उधर पहुँचाएगा, दैट्स इट। वो कोई स्पेशल क्लास नहीं है लाइक दिस रोल। रोल इज अ स्पेशल क्लास बिकॉज इट दिस इज द एंटिटी क्लास, टेबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। पर ये जो हमारा रोल डेटी है एक सिंपल प्लेन ऑब्जेक्ट है जावा का, उसमें कुछ नहीं है स्पेशल, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसे कन्वर्जन के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ जस्ट फॉर कैरिंग द डेटा। ठीक है, हम इस एंटिटी को ना यूज करें, कंट्रोल लेयर तक लेके ना जाए उसको, ठीक है, हम इसके कॉपी वर्जन को यूज करें, प्लेन जावा ऑब्जेक्ट को यूज करें, डेटा को इधर से उधर लेके जाने के लिए, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, एब्स्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, मीन्स हमारा जो डीटीओ है वो हमारा क्लाइंट से लेके कंट्रोलर के बीच का कम्युनिकेशन हैंडल हाँ करता है, जेसन टू जावा। और जो हमारा एंटिटी क्लास वो होगा केवल डेटाबेस वो के साथ हमारा वो डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए यूज बिल्कुल करते हैं। केवल डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। डेटाबेस जो है वो रेपोजिटरी मतलब हाँ एंटिटी जो है वो रेपोजिटरी से कम्युनिकेट करके डेटाबेस से मतलब डेटा सेव करेगा। करेक्ट, डेटा को सेव करना हो, अपडेट करना हो, लेना, डेटा को गेट करना हो, ये सब काम एंटिटी करेगा। और डेटा लेने के बाद, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा रिपोजिटरी से, चाहे डेटाबेस से जो भी रिस्पॉन्स आया, ठीक है, उस रिस्पॉन्स को अगर मुझे सर्विस को भेजना हो, किसी दूसरे क्लास को भेजना हो, कंट्रोलर को भेजना हो, ठीक है, उस समय हम क्या कर, वो डीटीओ करेगा, उसको कॉपी करेंगे सारा डेटा डीटीओ में, और डीटीओ को ऑब्जेक्ट को भेजेंगे हर जगह वैसे। तो अभी क्या है कि हमारे पास वैलिडेशन लगाना पहले तो है कि भाई हमारा रोल जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है रोल नेम इस डीटीयू में, तभी हम आगे प्रोसेस करेंगे सेव करने का, क्योंकि तभी मतलब भी बनता है। ठीक है, अगर हमारे पास रोल नेम ही नहीं है तो सेव करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो व्हाट वी विल डू, सो वी विल से लाइक इफ़, ठीक, अब यहाँ पर रोल डीटीओ जो है
सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये नल तो नहीं है, नल इन द सेंस ये ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो भेजा ही नहीं किसी ने, तो वो पूरा नल ही आ गया वैल्यू वैसा। तो चेक करो कि रोल DTO नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, ये चेक कर लिए, नल नहीं है, ओके पास हो गया। एंड ठीक है, और मतलब एंड कंडीशन लेंगे, दोनों ट्रू होना चाहिए, नल भी नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ जो रोल DTO है, ठीक है, उसके पास जो एम्प्टी भी नहीं। ये हमारा रोल नेम है वो एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब ये रोल नेम जो है हमारा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को कैसे चेक करते हैं, तो हमारे पास एम्प्टी सही, स्ट्रिंग यूटिल्स। बिल्कुल सही है, स्ट्रिंग यूटिल्स होता है और इसमें चेक करेंगे हैश टेक्स्ट, ठीक, रोल DTO डॉट गेट रोल नेम। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग स्ट्रिंग यूटिल हैश टेक्स्ट। अगर हम लोग चाहे तो ये भी तो कर सकते हैं कि रोल DTO डॉट गेट रोल नेम नॉट डबल इक्वल टू ऐसा, ठीक है, एरर आ रहा है क्योंकि इसमें ये अलाउ नहीं है। पर वी कैन चेक समथिंग लाइक क्या बोलते हैं एम्प्टी वाला, कंपेयर, ब्लैंक भी तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, हैं, इस ब्लैंक, हाँ, इस इक्वल्स, ब्लैंक नल और इस एम्प्टी दोनों ब्लैंक चेक करते इस हैं। ब्लैंक भी चेक कर सकते हैं। इस ब्लैंक जो है वो शायद डिप्लीकेट हो चुका है, ठीक है, नहीं वो दोनों करता है, एम्प्टी और नल दोनों चेक करता है इस ब्लैंक। हाँ दैट्स व्हाट ना, इस ब्लैंक पहले इस ब्लैंक था, अब इस ब्लैंक कन्वर्ट हो गया है हैश टेक्स्ट में, ठीक है, वो डिप्लीकेट हो चुका है, ओह, ठीक है। देखो इक्वल्स यहाँ पर कर सकते हैं ऐसा, ये भी चलेगा, ठीक है। पर इशू क्या है कि अगर मान लेते ये नल आया तो स्ट्रिंग कुड बी नल, राइट, तो यहाँ फट जाएगा कोड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा क्योंकि नल के ऊपर तुमने कुछ मेथड लगाया है, तो नल चेक तो कर रहे हो तुम। ठीक है। यहाँ नहीं, वो तो हम ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ना। पे चेक कर रहे हैं, इस गेट रोल नेम पर कहाँ नल चेक ओह, कर रहे हैं। फिर एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा एंड का कि रोल नेम नॉट इक्वल टू नल, फिर इक्वल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए, ठीक है, हमारे पास है ये स्ट्रिंग यूटिल के पास हैश टेक्स्ट मेथड। तो हैश टेक्स्ट मेथड क्या करेगा, वो चेक करेगा इंटरनली, वो इस ब्लैंक को ही कॉल करता है, है ना, इस ब्लैंक। हाँ वही देख रहे थे, इसमें डिप्लीकेट तो नहीं हुआ ना, डिप्लीकेट हो रहा था यार, कहाँ गया, कॉन्टैक्ट वाइट स्पेस, अच्छा एज एम्प्टी जो है ना वो डिप्लीकेट हो गया था, स्ट्रिंग यूटिल के पास था। ये जो इज ब्लैंक जो है ना वो स्ट्रिंग के पास है, मतलब इसके पास है ये डॉट इज ब्लैंक वैसा, ठीक है। और स्ट्रिंग यूटिल्स के पास भी था इज एम्प्टी, वो हो गया था, डिप्लीकेट हुआ था। तो अभी हाँ ठीक है, अब हम ये क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हो सकता है ना कि हम लोग ये यूज कर दें जैसे जो लता बोल रही है, ठीक है, इज ब्लैंक वाला ऐसा करके कि रोल डॉट DTO डॉट गेट रोल नेम डॉट इज ब्लैंक, ये भी कर सकते हैं। बट ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी इशू ये है कि हमारा जो गेट रोल नेम है, अगर ये नल आ गया तो नल के ऊपर फिर डॉट नहीं लगा सकते, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, राइट। इज ब्लैंक तभी काम करेगा जब ये एम्प्टी है, नल नहीं है वैल्यू, पर अगर ये नल वैल्यू है तो यहाँ पर भी फट जाएगा वो, नल डॉट इज ब्लैंक लगाएंगे, दैट मीन्स नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ स्ट्रिंग यूटिल्स हैश टेक्स्ट। अब हैश टेक्स्ट में क्या है कि अगर ये नल भी आया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हैश टेक्स्ट में क्या पास कर रहे हैं, नल पास कर देंगे तो दे देगा फॉल्स, ठीक है, कि टेक्स्ट नहीं है। तो इस केस में हम लोग वी कैन हैंडल द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल चेक्स ऑल्सो केयरफुल्ली, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रोल DTO जो है वो नल नहीं है, ठीक, या फिर इसका अपोजिट कर दो, ठीक है। अगर डबल इक्वल टू नल आता है और यहाँ कंडीशन और लगाओ और ये कर दो, वो इसलिए क्यों किए, क्योंकि इंस्टीड ऑफ मतलब पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय, मतलब जब कर रहे हैं तो ये रिकमेंडेड होता है कि जो भी हमारा चेक्स हैं,
ठीक है, जो भी वैलिडेशन है वो हम लोग ऊपर लगाएं, जो भी फंक्शन जहाँ लिख रहे राइट, फंक्शन के जस्ट बाद लगाएं, ताकि यहाँ तक पॉइंटर पीसी काउंटर यहाँ तक एग्जीक्यूट ना करे। क्यों जाएगा वहाँ तक, पहले ही इसको पीसी काउंटर को रोक देंगे और रिटर्न कर देंगे इधर से ही उसको, अगर कुछ वैलिडेशन फेल हुआ तो। सो इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज द वैलिडेशन एट द टॉप, ठीक है, ताकि प्रोग्राम फास्टर रन करे इसके लिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर रोल DTO नल आ रहा है तो भी इसके अंदर जाओ, ठीक है। अगर रोल DTO और रोल नेम में टेक्स्ट नहीं है, हैज़ नॉट टेक्स्ट, यहाँ नॉट लगा दिया, हैज़ नॉट टेक्स्ट, ठीक है, तो भी अंदर जाओ, ठीक है। दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो वो जाएगा अंदर। तो इसका मतलब वैलिडेशन फेल हो चुका है। अब मुझे करना है क्या, एक्सेप्शन को थ्रो करना है, ठीक है। नहीं, यहाँ रिटर्न करेंगे तो फिर क्या रिस्पॉन्स क्या दोगे तुम, बताना तो होगा ना यूजर को कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम हुआ तुम्हारे रिक्वेस्ट में, क्यों नहीं हम प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। अगर तुम यहाँ सिंपल रिटर्न करोगी नल ऐसा, तो ये नल वैल्यू जाएगा कंट्रोलर के पास, फिर कंट्रोलर लेवल पर तुमको हैंडल करना पड़ेगा, नल चेक लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या आ रहा है, नल आ रहा है तो फिर ये रिटर्न करो, नल नहीं आ रहा तो वो रिटर्न करो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, डैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। इंस्टेड वी कैन ऑल्सो थ्रो सम एक्सेप्शन, यहाँ से प्रोग्राम एक्सेप्शन को थ्रो करके यहाँ से अपना जो भी हमारा पीसी है, जो थ्रेड है, उसको वहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नल चेक है वो हमें कंट्रोलर लेवल पर नहीं लगाना पड़ेगा कि नल आ रहा है कि वैल्यू आ रहा है, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बात आती है कस्टम एक्सेप्शन की, क्योंकि आप कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करोगे, क्योंकि जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है, नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्या थ्रो करोगे, यही सी बात है, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इन केस में आता है हमारा कस्टम एक्सेप्शन। सो कस्टम एक्सेप्शन में ये बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये रोल रिलेटेड है राइट, तो वी कैन क्रिएट वन पैकेज कॉल्ड एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शंस, ठीक। और इस एक्सेप्शन के अंदर डालो न्यू जावा क्लास कॉल्ड रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, क्योंकि रोल ही इसको रोल नेम उसको नहीं मिला बेसिकली, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऐसे कर किए तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो भाई सिंपल जावा ऑब्जेक्ट है, तो किससे क्या ही पता चलेगा, ठीक है। तो इसको ये तो नॉर्मल क्लास हुआ। अब नॉर्मल क्लास को एक्सेप्शन क्लास बनाने के लिए वो भी रन टाइम एक्सेप्शन, क्योंकि ये रन टाइम में देगा, कंपाइल टाइम में नहीं। जब हम लोग कोड, हाँ ये रन टाइम एक्सेप्शन है, क्योंकि जब कोड रन होगा, जब हम लोग API को हिट करेंगे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द API, उस रन टाइम में आएगा एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसीलिए वो रन टाइम एक्सेप्शन हुआ। तो इस नॉर्मल क्लास को रन टाइम एक्सेप्शन क्लास बनाने के लिए वी हैव वन क्लास कॉल द रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दो, दैट्स इट। नाउ दिस नॉर्मल क्लास बिकम द एक्सेप्शन क्लास, योर कस्टम एक्सेप्शन क्लास। ये हमारा देखो यहाँ पर चेंज भी हो गया, एक्सेप्शन आ रहा है, नॉर्मल तो क्लास नहीं आ रहा इसमें एनोटेशन नहीं लगाते हैं? नहीं, इसमें क्योंकि हम लोग इसका कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे ना, कहीं डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो इसीलिए इसका हम लोग को एनोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो जो एक्सेप्शन हैंडलर लगाते हैं वो नहीं अभी लगाएंगे हैंडल नहीं इस कर पे? रहे हैं, अभी हम लोग एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, कस्टम खुद का एक्सेप्शन बना रहे हैं, वी आर नॉट हैंडलिंग इट नाउ, ठीक है। नाउ लेट्स कम हियर, ओके। अब ये जो है एक्सेप्शन आया हमारे पास, तो एक्सेप्शन को तुम्हें प्रिंट भी करना है राइट, कंसोल पर। तो प्रिंट करने के लिए तुम्हें इस रन टाइम एक्सेप्शन का जो कंस्ट्रक्टर है राइट, उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका रन टाइम जो एक्सेप्शन है इसके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है, ठीक। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर है जो केवल मैसेज लेगा और मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। कोई एरर काउज नहीं प्रिंट करेगा, मतलब जो ट्रेसेज होते हैं ना, एरर का ट्रेस वो प्रिंट नहीं करेगा, केवल मैसेज प्रिंट करेगा। और एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें कि मैसेज भी प्रिंट करेगा, एरर बेसिकली, और थ्रोएबल पूरा ट्रेसेज भी प्रिंट करेगा। ट्रेस मतलब पूरा कंट्रोलर से ले करके एंड टू एंड फुल एग्जीक्यूशन तक, जितना भी क्लास एग्जीक्यूट हुआ, जो भी एरर आए, फुल ट्रेस एरर, नॉट जस्ट द एरर मैसेज,
ठीक है। एक ये इसका कंस्ट्रक्टर हुआ, ठीक। और एक जो है मैसेज, एरर मैसेज नहीं करेगा, केवल ट्रेसेस करेगा, नो एरर मैसेज, जस्ट काउज क्या है, ट्रेसेस क्या है वो करेगा थ्रोएबल। सो विल यूज़ दिस वन, क्योंकि मुझे एरर मैसेज भी चाहिए कि क्या एरर आया, ठीक है, और साथ ही साथ मुझे ये भी चाहिए, थ्रोएबल भी चाहिए। और ये जो मैसेज है वो वी कैन मॉडिफाई, जो हम लोग पास करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या रिटर्न करना चाहते हैं यूजर को, ठीक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, अपना कस्टम मैसेज भी पास कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दोनों चीज़ हम लोग को प्रिंट कराना है, ठीक है। नाउ विल गो टू दिस वन, आई विल क्रिएट द कंस्ट्रक्टर एंड दैट कंस्ट्रक्टर विल टेक द स्ट्रिंग मैसेज एंड स्ट्रक्चर मैसेज और थ्रोएबल, ठीक है, थ्रोएबल काउज, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो, एक्सेप्शन भी बोल सकते हो, नो इशूज, एक्सेप्शन ई, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ओके, या फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एक सेकेंड वेरीफाई कर ले हम। ज़रूरत तो पड़ेगा, ठीक है, थ्रोएबल भी चाहिए इसको। एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, थ्रोएबल भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब तो ये हमारा बन गया। अब मैसेज तो रिसीव हो गया, अब इसको पास करना है हमको, रन टाइम एक्सेप्शन को पास करना है, तो उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करना पड़ेगा। सुपर यूज करते हैं हम लोग कीवर्ड टू कॉल दी कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, ठीक है, जो हमारा पेरेंट क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए वी विल यूज द सुपर मेथड। तो सुपर में पास करो मैसेज कॉमा काउज, सो ये बेसिकली कॉल करेगा इसके कंस्ट्रक्टर को जो कि इन दोनों को रिसीव करता हो, ठीक है, क्योंकि वी हैव द मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, राइट, कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है वो हमको डिसाइड करना है। यहाँ पर अगर सिंगल पास करेंगे मैसेज तो वो सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज़ करेगा, अगर डबल पास करे तो डबल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज़ करेगा, ठीक है। अब ये हमारा एक्सेप्शन बन गया। नाउ हाउ वी विल यूज दैट एक्सेप्शन in our user in our role service instead of returning null, ठीक है। तो what we'll do, we'll go here, we'll just say throw, ठीक है, न्यू, जो हम लोगों ने अभी एक्सेप्शन बनाया है, ठीक है, वो क्या बनाया है, रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और ये रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो क्या लेता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ऐसा अब लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उस जो रोल ये जो है इसके पास कंस्ट्रक्टर है जिसमें कि दो वैल्यू चाहिए उसको, मैसेज और काउज, ठीक है। तो ये भाई इसको देना पड़ेगा तभी इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं थ्रो करके। तो अब यहाँ पर इसमें पास करेंगे मैसेज में डाल देंगे भाई कि हाँ ये काइंड ऑफ प्लीज़ प्रोवाइड रोल नेम, ठीक है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो काउज है वो यहाँ पर हम लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन तो आ नहीं रहा है, काउज कैसे देंगे, करेक्ट। सो व्हाट वी विल डू, बिकॉज हियर हम लोग को ट्रेसेस यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो केवल हमको चाहिए कंस्ट्रक्टर वो जो केवल मैसेज प्रिंट करे, नो नीड टू गिव द काउज। सो वी विल जस्ट गो हियर, वी विल रिमूव दिस, या फिर विल क्रिएट अनदर, एक और कंस्ट्रक्टर बना लो, ठीक है, जिसमें केवल मैसेज प्रिंट करे। तो जहाँ जैसा यूज़, ठीक है, जहाँ पर मुझे थ्रोएबल का चाहिए, ट्रेसेस चाहिए, वहाँ पर डाल देंगे, जहाँ मिलेगा ये कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेंगे, जहाँ नहीं मिलेगा वो ये वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये एक सिंगल पास कर दिया, ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये पब्लिक नहीं बनाएंगे, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, तो पैकेज के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एरर चला गया। अब यहाँ पर जब एरर थ्रो हुआ रोल नॉट फाउंड,
तो ये जाएगा इस कैच के पास। ओके, कहाँ जाएगा? इस कैच के पास। अब इस कैच में जो है हम लोग एक और लगा देंगे ऊपर कैच, जिसमें हम लोग लिख लेंगे भाई कि रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है वैसा। और यहाँ पर जो भी आया एक्सेप्शन, ठीक है, EX, उसको सिंपल थ्रो न्यू रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन विथ एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज और EX। अब यहाँ पर देखो कि इसका सेकंड कंस्ट्रक्टर भी यूज हो गया, जहाँ पर हम लोग काउज और मैसेज दोनों पास कर रहे हैं। तो ये मैसेज क्या होगा, गेट मैसेज क्या होगा, वो सेम मैसेज होगा जो कि हम लोग यहाँ से पास किए, थ्रो किए। यहाँ आया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, इस ऑब्जेक्ट से निकाले मैसेज, और जो भी ट्रेसेज है, ठीक है, वो निकाले और इसको कॉल कर दिए। तो ये कॉल किया इस कंस्ट्रक्टर को, काउज लिया, मैसेज जो पास की वो लिया, ये भेज दिया रन टाइम एक्सेप्शन को, और रन टाइम एक्सेप्शन कंसोल पर दिखा दिया। ठीक है, नाउ अब आती है बात कि हमको तो कंसोल पर भी दिखाना है और साथ ही साथ हमें यूज़र को भी प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है, करेक्ट, कि हाँ भाई ये बैड रिक्वेस्ट है और ये तुम्हारा एरर है जिसमें कि तुमने ये मैसेज, क्योंकि अभी तो हम लोग केवल कंसोल पर प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ से तो भाई यूज़र को तो रिस्पॉन्स अभी तक दिए ही नहीं। अब आता है हमारा यहाँ पर काम आ जाता है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर का। तो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्या होगा कि वो जो भी एक्सेप्शन पूरे एप्लीकेशन में कहीं पर भी रेज होगा, कहीं पर भी थ्रो होगा राइट, कहीं पर भी थ्रो होगा, वो कैच करेगा। ठीक है, अगर हम लोग उस ग्लोबल एक्सेप्शन में अपना एक्सेप्शन हैंडलर डाल के रखे हैं, रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का हैंडलर डाल के रखे हैं, तो वहाँ पर वो कैच करेगा। अगर नहीं डाल के रखे हैं तो वो यूज़र को कुछ प्रिंट नहीं करेगा, एक जनरल एरर देगा। एक जनरल एरर देगा जो कि होगा बेसिकली 500 एरर, सर्वर एरर काइंड ऑफ दे देगा। ठीक है, अनहैंडल एरर बेसिकली होगा वो, अगर हम लोग उसको ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में नहीं रखे हैं तब, हैंडल नहीं किया है तब। अगर हैंडल किया है तो हम लोग उसके एरर रिस्पॉन्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने फॉर्मेट में उसको दे सकते हैं, एक प्रॉपर मैसेज के साथ कि बैड रिक्वेस्ट API ये तुमने हिट किया है और एरर का ट्रेसेज ये है, और साथ ही साथ एरर मैसेज, अगर ट्रेसेज देना है तो दो, नहीं तो मोस्टली एरर मैसेज देते हैं, ट्रेसेज नहीं देते। ट्रेसेज इज़ फॉर द डेवलपर्स। ठीक है, फ्रंट एंड को जो यूज़र है हमारा उसको तो केवल चाहिए क्या प्रॉब्लम हुआ मैसेज, उसको ट्रेसेज, वो डेवलपर तो है नहीं। ठीक है, कि उसको समझ में आएगा कि भाई कि क्या ट्रेसेज है, क्या लिखा भाई क्लास नेम, ये वो सब क्या है क्या। ठीक, तो इसीलिए इसको प्रॉपर मैसेज दो। दैट्स वाई वी नीड द ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, so that we can return a meaningful message to the user। ठीक है, अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारा कन्वर्जली का वेबसाइट है। ठीक है, अब किसी ने फाइल अपलोड किया, मैंने उसको दिया ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कि हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करो कि तुमको कन्वर्ट करना है PDF टू इमेज, तो इमेज का टाइप क्या होना चाहिए, JPG PNG क्या होना चाहिए, पर यूज़र ने सेलेक्ट नहीं किया उसको JPG PNG। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि भाई अगर हम उसको दे देंगे कुड नॉट कन्वर्ट योर फाइल, चाहे ठीक है, तो उसको भाई है क्या ये कुड नॉट कन्वर्ट योर फाइल, या फिर उसको दे देंगे पूरा ट्रेसेस दे देंगे कि ये एरर पूरा भर के दे देंगे सारा एरर का ट्रेस, तो यूजर को समझ में आएगा, वो बोलेगा क्या ये दे रहा भाई है, उसको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, प्रॉपर मैसेज। ठीक, ताकि वो देख सके, समझ सके हाँ भाई कहाँ मिस किया, क्या प्रॉब्लम है हमारा। तो उस केस में हम लोग रिटर्न करेंगे भाई कि प्लीज़ सेलेक्ट द टाइप ऑफ द इमेज कन्वर्जन, किस में करना चाहते हो तुम। तो वो हाँ वो समझेगा ओके ठीक है ये एरर है हमारा, तो वो वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, हाँ JPG फिर करेगा तो प्रॉपर आएगा। ठीक है, तो टू हैंडल द प्रॉपर मीनिंगफुल मैसेज to in a response if someone is giving the, say if something happening in the program, okay, program is failing due to validation or something else,
then we will use this global exception handler, which is the controller advice, ठीक है, to handle, to catch the all type of exceptions thrown throughout all the application, ठीक है। ये समझ में आया क्यों ज़रूरत पड़ा हमारा कंट्रोलर एडवाइस का, क्या नीड है, किस लिए यूज करते हैं, कुछ बोलो। हाँ, अब यहाँ पर हुआ हमारा, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कुछ ऐसा एक्सेप्शन आया जो कि तुम हैंडल नहीं कर पा रही, ओके, तो वो रोल नॉट फाउंड में तो जाएगा नहीं, क्योंकि रोल नॉट फाउंड उसी में जाएगा, क्योंकि यहाँ जब जो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं वही एक्सेप्शन यहाँ कैच करना होता है। और जो हमारा एक्सेप्शन होता है वो एक्सेप्शन हमारा मेन बाप होता है सबका, वैसा बोलो, ठीक है। इन ये सारे जो है ना इनके बच्चे हैं, तो बाप को हमेशा नीचे रहना पड़ता है, बच्चे ऊपर रहेंगे। अगर ये एक्सेप्शन को हम लोग बस इसका पोजीशन चेंज कर दिए, इस कैच वाले एक्सेप्शन को ऊपर लगा दिए, तो ये एक्सेप्शन के पास वो जाएगा ही नहीं, कैच होगा ही नहीं, ठीक है। वो हाँ, वो कैच नहीं होगा, वो यूजलेस हो गया। इसीलिए ऑल दी चाइल्ड क्लास एक्सेप्शंस अदर देन दिस पेरेंट मेन एक्सेप्शन, ओके, विल कीप द अपसाइड, ठीक है, एंड द पेरेंट एक्सेप्शन शुड कम डाउन साइड, ओके। तो अगर लेट से मान लेते हैं रन टाइम एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन जो होगा वो एक्सेप्शन के भी ऊपर आएगा, क्योंकि एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन का भी बाप है, ठीक है, पेरेंट है। सो अगर रन टाइम एक्सेप्शन डालना है तुमको, तो रन ये रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, उसके बाद रन टाइम एक्सेप्शन, देन उसके बाद एक्सेप्शन। पेरेंट शुड बी एट द लिस्ट एंड चाइल्ड शुड बी एट द टॉप, ठीक है। अब मान लेते हैं कि रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं आया, कुछ डेटाबेस का एक्सेप्शन है, यहाँ कुछ फट गया हमारा। अब फटेगा तो भाई सीधी सी बात है, ये एक्सेप्शन के पास आएगा, कैच करेगा। अब यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं नल वैल्यू, अब नल वैल्यू तो वहाँ चेक कर नहीं रहे कंट्रोल लेवल पर, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे एक जनरल एक्सेप्शन जो कि रोल सर्विस रिटर्न करेगा, ठीक है। सो लेट्स, तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, जावा क्लास बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे रोल सर्विस एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन, और यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, इसको यहाँ डालेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और इसमें स्ट्रिंग मैसेज और थ्रोएबल तो हर एक लेयर के अलग अलग बनाएंगे, हर एक लेयर पर नहीं है, हाँ, हर एक थी सर्विस के लिए बनाएंगे, ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ कि ये एक्सेप्शन कहाँ से आ रहा है। अगर जनरल एक्सेप्शन बना दिए, ठीक है, जनरल एक्सेप्शन, तो जब यहाँ पर तुम देखोगे कि कंसोल में, तो जनरल एक्सेप्शन में फिर तुमको समझना पड़ेगा उसके मैसेज का नाम से कि ये मैसेज ये कहाँ से आया है। अगर तुमने हर एक कंट्रोलर हर सर्विस के लिए बना के रखा है, तो इसी सर्विस का नाम से यहाँ पर आएगा, तुमको दिखेगा। कभी देखते ना कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, वैसे ही दिखेगा तुमको रोल सर्विस एक्सेप्शन और एक्सेप्शन का मैसेज और ये ट्रेसेस, तुमको पता चलेगा कि हाँ भाई ये एक्सेप्शन जो आया है वो रोल सर्विस से आया है, ठीक है। तो जस्ट टू फॉर द डिबगिंग पर्पस कोड क्लीनेबिलिटी विल सेपरेट द थिंग्स, यूजर का एक्सेप्शन अलग बना दो, कस्टम एक्सेप्शन, रोल का एक्सेप्शन अलग बना दो, ताकि एक ही बार में पता चले कि कहाँ से एक्सेप्शन ये ऑफर हुआ, ठीक है। नाउ विल गो टू दिस यू रोल सर्विस, और यहाँ पर हम लोग यूज कर देंगे थ्रो न्यू रोल सर्विस, कहाँ गया, उसको प्रोटेक्टेड ही है, वैसे प्रोटेक्टेड ही है। पब्लिक, ठीक है। अच्छा, रिटर्न क्यों कर रहे हैं, ठीक, थ्रो न्यू रोल सर्विस एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हमारा ई डॉट गेट मैसेज और ई एक्सेप्शन जो भी है थ्रोएबल, बट ये दो क्यों?
दो क्यों मतलब? दो क्यों एक्सेप्शन? दो कैश यूज करके दो डिफरेंट कस्टमर एक्सेप्शन क्यों यूज करना है? हाँ, वो इसलिए यूज़ करना है क्योंकि ये जो हमारा है रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये बेसिकली स्पेसिफिक टू दिस है, रोल नॉट फाउंड हुआ, ठीक है। और ये जो हमारा एक्सेप्शन है ये काइंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन है, सबको कैच करेगा, स्पेसिफिक नहीं कैच करेगा। डेटाबेस का एरर आया या फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, चाहे कुछ इसमें कुछ इशू आ गया, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन हो, इंस्टेड ऑफ दिस रोल नॉट फाउंड, कोई भी टाइप का इसमें एग्जीक्यूट करते समय किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आया, वो इसको हैंडल करेगा और यहाँ पर थ्रो होगा, क्योंकि ये इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक टू दिस एक्सेप्शन है, रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन नेम को वैसा, ठीक है, ताकि हम लोग उसको पता कर सके कि हाँ भाई ये रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है और ये जनरल एक्सेप्शन आया है इस रोल सर्विस में, ठीक है। ये दिस इज फॉर लाइक हैंडलिंग द जनरल एक्सेप्शन ऑकर इन द रोल सर्विस, दिस एक्सेप्शन वी आर यूजिंग टू हैंडल द स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्सेप्शन occurs during the validation, let's say file like role not found exception, okay, kind of things, ठीक है, इस टाइप से। ये रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो केवल इसमें यूज नहीं होगा, अगर मान लेते कोई गेट कर रहा है जिसने रोल आईडी पास किया है, ठीक है, गेट करने के लिए कि रोल आईडी पास किया है, मुझे इसका रोल दिखाओ, क्या है इसका रोल, तो उस केस में भी तुम इस एक्सेप्शन का यूज कर सकती हो, रोल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। उसमें जगह मैसेज बदल जाएगा, वो हो जाएगा कि दिस रोल डजेंट एग्जिस्ट, ऐसा करके, पर है तो वो भी रोल नहीं मिला ही उसको, रोल नॉट फाउंड ही होगा, ठीक है। ये जो हुआ ये प्रकार से जेनरिक एक्सेप्शन जो हुआ उसको हैंडल करने के लिए हुआ, इस विद इन द रोल सर्विस जो भी ऑफर्स होगा, गेट इट राइट? बोलो, समझ आया?